स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर। आज हम BST क्लास 9 का NCERT का चैप्टर नंबर 9 जो है लघु व्यवसाय एवं अधीनता, इसका हम आज पार्ट 2 डिस्कस करने जा रहे हैं। पार्ट 1 हम इससे पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। उम्मीद है आप सभी को पसंद आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं इसमें। नेक्स्ट है स्मार्ट अप इंडिया योजना के बारे में बताया गया है, जो कि भारत की एक ऐसी सर्वोत्कृष्ट पहल है जो देश के नव परिवर्तन में जो आज के टाइम परिवर्तित हो जा रहा है, जो नई मॉडर्न टेक्निक्स आ रही है तथा स्टार्टअप को प्रोत्साहन देने हेतु एक मजबूत एवं पारिस्थितिक तंत्र को तराशने के उद्देश्य से प्रारंभ की गई है कि मतलब नया मॉडर्न टेक्निक्स को अपनाने के लिए ये किया गया है। बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर भी उत्पन्न कराना इसका एक मुख्य उद्देश्य में से आता है। बाकी इसके मेन उद्देश्य देखो आगे दिए गए, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये उद्यमता संस्कृति को बढ़ावा देना तथा समाज के अधीनता मूल्यों को अंतर्निविष्ट करना एवं उद्यमशीलता के प्रति लोगों की मानसिकता को प्रभावित करना ताकि वो नई नई चीज़ों को स्वीकार कर सकें। उद्यमी बनने हेतु आकर्षण तथा उद्यमशीलता की प्रक्रिया, विशेष रूप से युवाओं में के बारे में जागरूकता उत्पन्न करना, शिक्षित युवाओं, वैज्ञानिकों तथा शिल्प वैज्ञानिकों को अभिप्रेरित करके अति सक्रिय स्टार्टअप को प्रोत्साहित करना ताकि वे नई चीज़ों को इनिशिएट कर सके। उद्यमशीलता विकास के प्रारंभिक चरण को बल देना तथा उपक्रमों को समृद्धि करना। आगे है कम प्रतिनिधित्व वाले लक्षित समूहों जैसे कि महिलाओं, सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों, समाजों में अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जनजातियों की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करके उद्यमों की संबंधी आपूर्ति का विस्तृत आधार देना, ये भी किसका एक मुख्य उद्देश्य है। फिर देखो दिनांक 17 फरवरी 2017 को जारी अधिसूचना के अनुसार स्टार्टअप का अभिप्राय है भारत में सम्मिलित अथवा पंजीकृत एवं इकाई होना चाहिए, 5 वर्ष से अधिक पुरानी ना हो, पिछले किसी भी वर्ष में वार्षिक आवर्त 25 करोड़ से अधिक उसका ना हो, नव परिवर्तन की दिशा में कार्य करना, तकनीक से प्रेरित उत्पादों, सेवाओं, प्रक्रियाओं का विकास अथवा वाणिज्यीकरण करना अथवा प्राज्ञ संपत्ति जो अगर पूरे डिस्क्राइब किया गया चैप्टर में अधिकार तथा सर्वताधिकार का भी पालन करना। स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत कार्य बिंदु कौन कौन से हैं? देखो सरलीकरण यानी कि लोचशील बनाने के अनुपालन में सरलीकरण घोषित किए गए हैं। स्टार्टअप इंडिया केंद्र यानी कि समस्त स्टार्टअप परिस्थिति हेतु एकल संपर्क केंद्र बनाना तथा ज्ञान विनिमय एवं निधिकरण तक पहुंच को समक्ष बनाना, कानूनी सहायता तथा स्वत्वाधिकार जांच को तेज करना, समृद्ध स्टार्टअप के अविकल्पों की सुरक्षा को सुलभ कराने हेतु प्राज्ञ संपत्ति सुरक्षा स्टार्टअप की योजना का पर भी विचार किया गया है। सरल बहिर्गमन यानी कि जटिल तथा लंबी बहिर्गमन प्रक्रिया के डर के बिना ही नए तथा अभिनव विचारों के प्रयोगों को बढ़ावा मिले, जिससे कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रेरित हों नए उद्यमों को लगाने के लिए। उष्मायित लगाने हेतु निजी क्षेत्र को साथ लेना, जैसे कि सरकार पूरे देश में PPP के माध्यम से उष्मायित्रों की स्थापना पर विचार कर रही है। कर छूट 3 वर्षों की अवधि तक आयकर से भी मुक्ति होती है। इसमें निधि स्टार्टअप के तरीके क्या है? देखिए, सब संसाधनों का प्रयोग करना, इसे प्रथम निधिकरण विकल्प भी मानते हैं क्योंकि अपनी निजी बचतों एवं संसाधनों को फैलाकर आप अपने व्यवसाय के सहवृद्ध को हो जाते हैं तथा बाद में निवेशक इसे अपना गुण समझते हैं। जनता निधिकरण जैसे कि लोगों के एक समूह द्वारा एक समान लक्ष्य हेतु संसाधनों का एकत्रीकरण करना है। संगठनों द्वारा निधिकरण हेतु आम लोगों के पास जाने के कई उदाहरण हैं। यद्यपि भारत में जनता निधिकरण को बढ़ावा देने वाले मंचों को हाल ही में स्थापित किया गया है, लेकिन फिर भी मंच अथवा लघु व्यवसायों की निधिकरण आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। नेक्स्ट है दिव्य निवेशक यानी कि जिसके पास अतिरिक्त धन है, वो उनकी बात हो रही है तथा वे आने वाले स्टार्टअप में निवेश करने में दिलचस्पी रखते हैं। वे पूंजी के साथ साथ अनुभवी परामर्श भी उपलब्ध कराते हैं। जैसे कि नेक्स्ट है वाक्य उपक्रम पूंजी, यह पेशेवर प्रबंधित निधियां हैं जो अत्यधिक संभावनाओं वाली कंपनियों के निवेश
में निवेश की जाती है। निरंतरता व मापक्रमणीयता के दृष्टिकोण से व्यवसाय संगठन के विकास की परीक्षण जांच करने हेतु उसका मूल्यांकन भी करते हैं। व्यवसाय उष्काविश तथा उत्प्रेरक ये कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष सैकड़ों स्टार्टअप व्यवसायों की सहायता करते हैं। ये दोनों सामान्य तथा विनिमयपूर्वक प्रयुक्त होते हैं, यद्यपि उष्मायित एवं अभिभावक की तरह है जो व्यवसाय का पालन पोषण भी करता है, जबकि उत्प्रेरक व्यवसाय को चलाने में सहायता करते हैं। सूक्ष्म वित्त तथा गैर बैंकिंग वित्तीय निगम। सूक्ष्म वित्तीय मूलतः उन्हें वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराता है जिनकी पहुंच परंपरागत बैंकिंग सेवाओं तक नहीं थी। मतलब कि जो ट्रेडिशनल बैंकिंग है वहाँ तक उनकी पहुंच नहीं होती, उसको प्रोवाइड करता है, अथवा वे बैंक ऋण हेतु योग्य नहीं थे। इसी प्रकार गैर बैंकिंग वित्तीय निगम एवं बैंक की कानूनी आवश्यकताओं को उपलब्ध किए बिना ही बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराते हैं। प्राज्ञ संपत्ति अधिकार, देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि प्राज्ञ क्या है। ये देखो वैसे भी समझते हैं इसको है क्या। ये प्राज्ञ संपत्ति सभी जगह, उदाहरणतः आप जो संगीत सुनते हैं, प्रौद्योगिकी जिससे अपना फ़ोन कार्य करते हैं तकनीक का इस्तेमाल करके, अपनी मनपसंद कार पर अभिकल्प करवाना, कुछ लिखवा देना, आपके जूतों पर लगा कोई चिन्ह इत्यादि, यह उन सभी वस्तुओं के में विद्यमान है जिन्हें आप देख सकते हैं। मानव रचनात्मकता एवं कौशल के सभी उत्पाद जैसे कि आविष्कार, पुस्तकें, चित्रकारी, गीत, प्रतीक चिन्ह, नाम, चित्र अथवा व्यवसाय में प्रयुक्त अभिकल्प इत्यादि। एक बार जब कोई कल्पना वास्तविक उत्पादन बन जाती है अर्थात प्राज्ञ संपत्ति, तो कोई व्यक्ति उसकी सुरक्षा हेतु भारत सरकार के संबंधित प्राधिकरण को आवेदन भी कर सकता है, जमा कर सकता है। प्राज्ञ संपत्ति का तात्पर्य मानवीय विचारों से जन्मी रचनाओं से है, जैसे कि आविष्कार हो गया, साहित्यिक तथा कलात्मक कार्य, प्रतीक, नाम एवं व्यवसाय में प्रयुक्त चित्र एवं अभिकल्प। प्राज्ञ संपत्ति तथा संपत्ति के अन्य स्वरूपों के सुस्पष्ट में अंतर देखिए। जैसे क्या अंतर है इसके अंदर, अभी हाल ही में प्राज्ञ संपत्ति के अंतर्गत भौगोलिक संकेत जैसे कि पौधों की प्रजातियों की सुरक्षा करना, अर्धचालकों व समाकालित परिपथों की सुरक्षा एवं अप्रकटित सूचना को लाया गया है। भारत में निम्नलिखित प्रकार के प्राज्ञ संपत्ति अधिकारों को मान्यता दी गई है, जैसे कि स्वाधिकार, व्यापार चिन्ह, भौगोलिक संकेत, एकस्व अभिकल्प, पौध विविधता, अर्धचालक, समाकालीन परिपथ, अभिन्यास अभिकल्प, ये सब इसके अंदर आ गए हैं। भारत द्वारा एक परंपरागत ज्ञान डिजिटल पुस्तकालय विकसित किया गया है जो अनिवार्य रूप से परंपरागत ज्ञान का एक डिजिटल ज्ञान कोश है जो हमारी प्राचीन सभ्यता में विशिष्ट औद्योगिक औषधीय पौधों तथा भारतीय औषधि प्रणाली में प्रयुक्त निरूपणों के बारे में विद्यमान है। एक अन्य प्रकार की प्राज्ञ संपत्ति है व्यापारिक भेद। ठीक है, ये व्यापारिक भेद मूलतः एक गोपनीय सूचना है जो तीव्र प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देती है। मतलब ऐसे कुछ हिडन कोई एक सीक्रेट किसी का राज हो गया किसी व्यापार का, जो अगर किसी दूसरे को पता चल जाता है प्रतिस्पर्धा में तो उससे उसको बढ़ावा मिल सकता है। भारत के व्यापारिक भेद भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 के अंतर्गत संरक्षित किए गए हैं। उद्यमियों हेतु प्राज्ञ संपत्ति अधिकार क्यों महत्वपूर्ण है? यह किसी व्यक्ति द्वारा किए गए कार्य को केवल उसकी अनुमति से जनता को वितरित एवं संप्रेषित करने की अनुमति देता है, इसलिए यह आय की हानि को रोकने में भी सहायता करता है। विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO की स्थापना के साथ व्यापार संबंधी ज्ञान संपत्ति प्रणाली समझौते यानी कि TRIPS इसको इंग्लिश में कहते हैं के अंतर्गत प्राज्ञ संपत्ति सुरक्षा का महत्व तथा भूमिका सुस्पष्ट हो गई है। WTO की स्थापना तथा व्यापार संबंधी पहलुओं द्वारा समझौते TRIPS के पर भारत द्वारा हस्ताक्षरकर्ता बनने पर अंतर्राष्ट्रीय अनुबंधों को पूरा करने हेतु प्राज्ञ संपत्ति अधिकारों की सुरक्षा के लिए कई अधिनियम पारित किए भी जा चुके हैं। इसमें सम्मिलित हैं व्यापार चिन्ह अधिनियम 1999, वस्तुओं का भौगोलिक संकेत पंजीकरण एवं संरक्षण अधिनियम 1999, अभिकल्प अधिनियम 2000, पौध प्रजातियों की सुरक्षा एवं कृषक अधिकार अधिनियम 2001, एकस्व अधिनियम 2005 तथा
प्रतिलिप्याधिकार संशोधन अधिनियम 2012 भी इसमें शामिल है। प्राज्ञ संपत्तियों के प्रकार कौन कौन से होते हैं? ये अधिकार कलाकारों, उद्यमियों तथा आविष्कारों को नई प्रौद्योगिकी एवं रचनात्मक कार्यों में और आगे अनुसंधान, विकास एवं विक्रय करने हेतु वचनबद्ध करने में प्रेरकों का कार्य करते हैं। प्राज्ञ संपत्तियों के विक्रय हेतु विश्व भर में व्यावसायिक अवसर उपलब्ध है। भौगोलिक सीमाएं कोई बाधा खड़ी नहीं करती है। लगभग सब कुछ उपभोक्ताओं की तुरंत पहुंच में है। ऐसे रोमांचक समय में जब समीक्षात्मक है कि हम प्रज्ञा संपत्ति अधिकारों के महत्व तथा हमारे दैनिक जीवन पर इसके प्रभावों के बारे में जागरूक हो। प्रज्ञा संपत्तियों के 3 भिन्न पहलू सामने आते हैं जो कि निम्नलिखित है, जैसे कि कानून। प्रज्ञा संपत्ति अधिनियम राजनैतिकों और प्रज्ञा संपत्ति स्वामियों को प्रदत्त वे कानूनी अधिकार है जो संरक्षण, विषय सामग्री और दूसरों के द्वारा प्रयोग करने पर रोक लगाते हैं। यह ज्ञान का कानूनी रक्षक है। प्रौद्योगिकी के संदर्भ में प्राज्ञ संपत्ति अधिनियमों के अंतर्गत सूचना प्रौद्योगिकी, ऑटोमोबाइल्स, फार्मास्यूटिकल्स तथा बायोटेक्नोलॉजी के विभिन्न पहलू आते हैं। व्यवसाय एवं अर्थशास्त्र प्राज्ञ संपत्ति अधिनियम के मूल तत्व उद्योग के विकास तथा व्यवसायों की सफलता में भी सहायता करते हैं। जैसे देखो नेक्स्ट है प्रतिलिप्याधिकार। प्रतिलिप्याधिकार यानी कि प्रतिलिपि ना बनाने का अधिकार होता है। इसके अंतर्गत देखो क्या संरक्षित किया जाता है, जैसे कि साहित्यिक कार्य है, कोई पुस्तिकाएं हैं, विवरण पुस्तिकाएं हैं, उपन्यास, पुस्तकें, कविताएं, गीत, कंप्यूटर के प्रोग्राम भी इसमें शामिल होते हैं। कलात्मक कार्य जैसे कि चित्र रेखन हो गया, चित्रकारी, शिल्पकारी, वास्तु शिल्पकारी, रेखन, प्रौद्योगिकी रेखन, मानचित्र, चिन्ह इत्यादि सब इसमें होता है। नाटकीय कार्य जैसे कि नृत्य अथवा मूक अभिनय जैसे कि जो बिना बोले किया जाता है। चलचित्र, नाटक, संगीतमय कार्य, ध्वन्यात्मक लेखन, चलचित्र, ये सब चलचित्रण इसमें सब शामिल होते हैं। यह अधिकार साहित्यिक, कलात्मक, संगीतमय जैसे ऊपर बताया गया, ध्वन्य लेखन तथा फिल्मों के चलचित्र के रचनाओं को प्रदत्त किया जाता है। प्रतिलिपि अधिकार की अनूठी विशेषता यह है कि जैसे ही कार्य अस्तित्व में आता है, कार्य का संरक्षण स्वयं ही उदित हो जाता है। व्यापार चिन्ह जैसे कि व्यापार चिन्ह कोई शब्द अथवा नाम अथवा प्रतीक अथवा उसका संयोजन भी होता है कि मेरा जुला सब इनका, जिससे हम किसी व्यक्ति, कंपनी, संगठन इत्यादि द्वारा बनाए गए माल को पहचानते हैं। व्यापार चिन्ह बाजार में प्रतिस्पर्धाओं के उसी प्रकार के उत्पादों में अंतर करने में सहायता करते हैं। प्रतिस्पर्धी बाजार में अपने उत्पाद को बेचने हेतु समान व्यापार चिन्ह का प्रयोग नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसा करना भ्रामक समानता की अवधारणा के अंतर्गत आता है। जैसे कि ध्वन्यात्मक, संज्ञानात्मक अथवा दृश्यात्मक समानता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। वर्गीकृत देखिए, परंपरागत व्यापार चिन्ह शब्द, रंग, संयोजन, नाम, पत्र, चित्र, पैकेजिंग, माल की आकृति इत्यादि। गैर परंपरागत व्यापार चिन्ह पहले श्रेणी से सम्मिलित नहीं है, परंतु समय व्यतीत होने के साथ साथ अपनी पहचान बना रहे हैं, जैसे कि ध्वनि चिन्ह, गात्यात्मक चिन्ह इत्यादि। व्यापार चिन्ह अधिनियम 1999 के अंतर्गत व्यापार चिन्ह का पंजीकरण अनिवार्य नहीं है, परंतु व्यापार चिन्ह का पंजीकरण चिन्ह पर विशेषाधिकार स्थापित करने में सहायता करता है। चिन्ह का पंजीकरण कराने हेतु आप HTTP की वेबसाइट IP इंडिया निक पर भी जा सकते हैं, nick.in पर जा सकते हैं, जो इंडियन ट्रेडमार्क रजिस्ट्री की वेबसाइट है। भौगोलिक संकेत एक संकेत है जो कृषिक, प्राकृतिक अथवा निर्मित उत्पादों, हस्तशिल्प, प्रौद्योगिकी माल तथा खाद्य पदार्थ की एक निश्चित भूभाग में उत्पत्ति की पहचान कराता है, जहां एक निश्चित गुणवत्ता, प्रतिष्ठा अथवा अन्य विशेषताएं अनिवार्य रूप से उसके भौगोलिक मूल के कारण है। भौगोलिक संकेतों के रूप में संरक्षित एवं पंजीकृत किए गए माल को कृषि उत्पादों, प्राकृतिक, हस्तशिल्प, निर्मित माल तथा खाद्य पदार्थों में श्रेणीकृत किया गया है। भौगोलिक संकेतों के कुछ उदाहरण हैं, जैसे कि नागा मिर्चा, मिजोलिची, शैली, लेनफी, मोइरंगफी एवं चकेसंग शॉल, बस्तर ढोकला,
वर्ली चित्रकारिताएँ, दार्जिलिंग की चाय, कांगड़ा चित्रकारी, नागपुरी संतरा, बनारस जरी एवं साड़ियाँ और कश्मीरी पाशमीना, ये सब इसके उदाहरण माने जा सकते हैं। आज उपभोक्ता उत्पादों के भौगोलिक मूल पर अधिकाधिक ध्यान दे रहे हैं तथा वे क्रय किए जाने से वाले उत्पादों में विद्यमान विशिष्ट वस्तुओं पर काफ़ी ध्यान देते हैं। एकस्व मतलब एक ही का अधिकार हो। एकस्व सरकार द्वारा प्रदान किया गया एक विशेषाधिकार है जो अन्य सभी का अपवर्जन करने का विशेष अधिकार उपलब्ध कराता है, जो उन्हें इस खोज को निर्मित करने, प्रयुक्त करने, विक्रय हेतु प्रस्तुत करने मतलब बेचने के लिए, विक्रय करने अथवा आयात करने से प्रतिषेध करता है। किसी आविष्कार का एक स्वामीकरण कराने हेतु यह आवश्यक है कि वह नया हो, किसी भी ऐसे व्यक्ति को पता ना हो जो प्रौद्योगिकी के संबंधित क्षेत्र में कुशल हो तथा औद्योगिक अनुप्रयोग में सक्षम हो। यह अनिवार्य रूप से नया हो, अर्थात यह दुनिया में किसी भी वर्तमान ज्ञान से पहले से ही विद्यमान नहीं होना चाहिए। किसी भी ऐसे व्यक्ति को पता ना हो जो प्रौद्योगिकी के संबंधित क्षेत्र में कुशल हो, अर्थात मानक रूप से ऐसे व्यक्ति को अध्ययन के उस क्षेत्र में समुचित रूप से कुशल हो। औद्योगिक अनुप्रयोग में सक्षम हो, अर्थात उद्योग में प्रयुक्त अथवा निर्मित किए जाने वाले में सक्षम हो। जब किसी नई वस्तु की रचना करने अथवा किसी विलक्षण वस्तु को अस्तित्व में लाने हेतु हम अपने सामर्थ्य का उपयोग करते हैं तो यह एक आविष्कार कहलाता है, जबकि पहले से विद्यमान किसी वस्तु बात की विद्यमता को उजागर करने की प्रक्रिया को खोज कहा जाता है। एकस्व आविष्कार को 20 वर्ष की अवधि हेतु विशेषाधिकार प्रदान करता है, जिसके दौरान किसी को भी जो एक स्वीकृत की गई विशेष सामग्री का प्रयोग करना चाहता है, उस आविष्कार का वाणिज्यिक प्रयोग करने हेतु निश्चित लागत का भुगतान करने एका स्वाधिकरण के अनुमति लेनी आवश्यक होती है। एकस्व की अवधि समाप्त होने पर वह आविष्कार सार्वजनिक क्षेत्र में आ जाता है, अर्थात लोग इसका प्रयोग करने हेतु स्वतंत्र होते हैं। अभिकल्प में आकृति, नमूना, पंक्तियों की व्यवस्था अथवा रंग संयोजन जो किसी वस्तु का अनुप्रयुक्त होता है सम्मिलित है। एक अभिकल्प के संरक्षण की अवधि 10 वर्ष की होती है, जिसके समाप्त होने के पश्चात और आगे 5 वर्ष हेतु नवीकृत किया जा सकता है, मतलब दोबारा रिन्यू किया जा सकता है, जिसके दौरान एक पंजीकृत अभिकल्पों का प्रयोग उसके स्वामी से अनुज्ञप्ति प्राप्त करके ही किया जा सकता है और वैधता अवधि समाप्त होने के पश्चात वह अभिकृत सार्वजनिक क्षेत्र में आ जाता है। एक और आता है, देखो इसके अंदर पोज प्रजाति पौधों का उनकी वनस्पतिक विशेषताओं के आधार पर श्रेणियों में समूहीकरण करना। यह पौधों के आनुवंशिक संसाधनों को संरक्षित करने, सुधारने तथा उपलब्ध कराने में सहायता करता है। उदाहरणतः आलू का संकरित रूप यह संरक्षण, अनुसंधान एवं विकास के निवेश को बढ़ावा देता है। भारतीय कृषकों को काश्तकार, संरक्षक व प्रजनन के रूप में मान्यता देने के साथ साथ उच्च गुणवत्ता के बीज तथा कृषि उपकरण भी सुलभ कराता है। अर्धचालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास अभिकल्प कोई भी उत्पाद जिसमें ट्रांजिस्टर अथवा अन्य विद्युत परिपथ तंत्र के तत्व प्रयुक्त किए जाते हैं और वह अर्धचालक सामग्री पर विद्युत रोधी सामग्री के रूप में अथवा अर्धचालक सामग्री के भीतर बना हो। इलेक्ट्रॉनिक विद्युत परिपथ तंत्र प्रकार को निष्पादित करने हेतु ही इसका अभिकल्प होता है। प्राज्ञ संपत्ति तथा व्यवसाय, इसमें देखिए क्या बताया गया आगे जो इम्पोर्टेंट है, किसी भी व्यवसाय को निरंतर नव परिवर्तन मतलब नई नई चीज़ों को अपनाना तथा आगे के बारे में सोचना होता है, अन्यथा वह ऐसे ही निष्क्रिय
तथा क्षीण हो जाएगा, मतलब बेकार हो जाएगा। दूसरों को प्राज्ञ संपत्ति के सम्मान से ही अपनी प्राज्ञ संपत्ति का मान होता है। एक और इसमें पॉइंट बताया गया कि स्टार्टअप इंडिया पहल भारतीयों के उद्यमियों दौर पर पकड़ बनाने तथा नौकरी ढूंढने वालों की बजाय नौकरी उपलब्ध कराने वालों का राष्ट्र बनाने हेतु प्रयासरत है। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस चैनल को ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। नेक्स्ट चैप्टर में जल्द मिलते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।